चलिए, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम कक्षा 10वीं का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो है पार्ट 1 है। हम उम्मीद करेंगे कि मात्र 40 मिनट में आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जानकारी देते हुए भी ये चैप्टर जो है बहुत ही संक्षिप्त है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के 40 से 50 मिनट की क्लास में ये जो आपका चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ताकि फिर आपको कोई दूसरा क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, पढ़ने की जरूरत ना करे। तो देर ना करते हुए चलिए अपने इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर इसको शेयर करें। तो चलिए, सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एनसीईआरटी का मैं जब भी पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी का क्लास, तो पढ़ाने से पहले जो चैप्टर का जो नाम होता है उसका मैं पहले मतलब समझाता हूँ कि आखिर एनसीईआरटी की पुस्तक में इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया कि सत्ता की साझेदारी क्यों, यानी एनसीईआरटी में जो सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को यही नाम क्यों दिया गया, दूसरा भी नाम दे सकते थे, तो सत्ता की साझेदारी ही चैप्टर का नाम क्यों दिया। इसका अब वर्ड देखिए, एक वर्ड है सत्ता, इसमें एक शब्द आ रहा है सत्ता, जिसका मतलब होता है पावर। पावर समझते हैं ना, ताकत। और एक है साझेदारी, जिसका मतलब है बंटवारा, बंटवारा। तो यहाँ पर पावर का बंटवारा है, यानी शेयर, पावर शेयरिंग, बंटवारा, शेयर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दिया कि सत्ता की साझेदारी यानी पावर का शेयर, यानी शेयरिंग, पावर का शेयरिंग की बात कर रहा है, सत्ता की साझेदारी की बात कर रहा है। तो सवाल उठता है क्यों, सवाल ये उठता है कि ये चैप्टर अगर सत्ता के बंटवारे की बात कर रहा है, सत्ता की साझेदारी यानी ताकत के बंटवारे की बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वजह क्या है कि बोला कि सत्ता को बांटो। और ये सवाल उठता है कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं अच्छा हूँ बुरा मुझे आप अभी देख कर बता नहीं सकते, लेकिन अगर आपको मेरा इतिहास मिल जाए तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते। देखिए, इतिहास में एक व्यक्ति हुए, जैसा कि आपने क्लास 9 का आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है फ्रांस की क्रांति, याद कीजिए कक्षा 9वीं का आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा। तो फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था कि राजाओं के शासन में उखाड़ फेंको, संसद हो, चुनाव हो, ये हो। तो उसमें एक व्यक्ति थे, कौन थे, जिनका नाम था मांतेस्क्यू। एक व्यक्ति थे, कौन थे, मांतेस्क्यू। अब ये मांतेस्क्यू कौन थे, एक व्यक्ति थे, कौन थे, मांतेस्क्यू। अब ये मांतेस्क्यू कौन था, मांतेस्क्यू एक व्यक्ति था। अब ये सवाल उठता है कि मांतेस्क्यू कौन था, मैं बताता हूँ, लिख देने लीजिए। एक व्यक्ति था, क्या कौन था, मांतेस्क्यू। कक्षा 9वीं का आपने जो फ्रांस की क्रांति पढ़ा उसमें एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मांतेस्क्यू। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मांतेस्क्यू के बारे में जान कि मांतेस्क्यू कौन था, इसने क्या कहा था, तभी जो है सत्ता की साझेदारी को समझ पाएंगे। जब तक आप मांतेस्क्यू को नहीं जानेंगे, मांतेस्क्यू ने क्या कहा था इसको नहीं जानेंगे, तब तक क्या आप जो है सत्ता के साझेदारी को नहीं समझ पाएंगे। तो सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए ये आवश्यक है कि मांतेस्क्यू ने क्या कहा था। देखिए, मांतेस्क्यू ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति के पास सारी सत्ता नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रांस में क्या हुआ था, लोगों ने राजा महाराजा को पीट पाट के साइड कर दिया, लुई 16वीं को। अब का भैया राजा का शासन नहीं चलेगा, अब चुनाव होगा, जिसको हम चुन के भेजेंगे वो भाई राजा काम करेगा। तो मान लो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजा। इसने जब चुन के भेजा तो इसने क्या किया, कुछ समय तो अच्छा काम किया, फिर बाद में ये क्या हुआ, ये भी राजा जैसा काम करने लगा। फिर लोगों ने इसको हटा दिया, फिर इसने किसी फिर दूसरे को चुनकर उन्होंने भेजा, फिर वो भी क्या करने लगा, राजा जैसे ही काम करने लगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि
कि बार बार राजाओं को हटाने के लिए या जो राजा जैसा काम कर रहा है उसके लिए बार बार क्रांति करें, बार बार लड़ाई झगड़ा करें, बार बार हिंसा करें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मांतेस्क्यू ने ये कहा कि जो राजा महाराजा होते थे उनके पास सारी शक्ति होती थी। राजा का क्या काम था? राजा के पास ताकत था, जब चाहे कानून बनाए, जब चाहे कानून को तोड़ दे। अगर आपने बाहुबली अगर मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा जब बाहुबली जो है किसी एक व्यक्ति का जब गला काट देता है राज दरबार में, उसको क्या किया जाता है? उसको राज दरबार से जो उसकी माता होती है शिवकामिनी देवी उसको निकाल देती है, और उसपे एक दो लोग विरोध भी जताते हैं। तो क्या कहते हैं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, यार उनके लिए उनका केवल वचन ही उनका शासन है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, बस बात खत्म। तो आमतौर पर ये डायलॉग आपने कई बार देखा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनके पास सारी शक्ति होती थी। वो जब चाहे कानून को बना दे, जब चाहे कानून को तोड़ दे, जब चाहे किसी को मृत्यु दंड दे, जान से मार दे, जब चाहे किसी को कुछ भी दे दे, या जब चाहे अपने कानून को थोप सकते थे, हर काम कर सकते थे। तो यहाँ पर जब मांतेस्क्यू आया, जब देखा कि क्रांति हो रही है, लोगों ने राजा को फांसी चढ़ा दिया, तो उसने ये कहा कि भैया आप तो राजा को फांसी चढ़ा दिए, चुनाव करवाकर जिस व्यक्ति को भेज रहे हो, कल को वो व्यक्ति राजा की तरह काम करने लगेगा तो क्या करोगे? फिर उन लोगों ने कहा हम तो भाई दूसरे को चुन के भेजेंगे। फिर कहा मान लो दूसरा भी राजा की तरह काम करने लगा तो क्या करोगे? उन्होंने बोला हम तीसरे को भेजेंगे। उन्होंने बोला चलो बहुत ज्यादा लोगों को बार बार चुन चुन के भेजोगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजा की तरह ही काम करने लगे तो क्या करोगे? तो लोगों ने कहा इसका क्या उपाय है? तो मांतेस्क्यू ने ये कहा कि देखो, जो राजा के पास जो शक्ति है, मुख्य रूप से 3 ही शक्ति होती है राजा के पास। कौन सी शक्ति होती है? एक शक्ति है कानून बनाने का, जैसा चाहे तैसा कानून बना दे, जैसा चाहे तैसा क्या कानून को हटा दे। लोगों ने कहा बात सही है, राजा जिसको चाहे ऊपर से नीचे 4 इंच छोटा कर सकता है, जब चाहे कानून बना सकता है। दूसरा, राजा के पास दूसरी शक्ति क्या है कि वो अपने कानून को लागू कर सकता है। जैसे आपने अंधेर नगरी कहानी सुना होगा। अंधेर नगरी में क्या होता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, उसमें क्या था, एक राजा था जो मन बुद्धि था, उसने क्या दिन को रात और रात को दिन कर लिया था कि नहीं भाई मेरा कानून है कि जितने भी लोग सारे लोग रात को काम करेंगे, दिन में कोई काम नहीं करेगा। दिन में कोई सड़क पर चलता हुआ भी दिख जाता था तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि भाई राजा कानून था कि कोई भी काम करेगा रात में करेगा, दिन में नहीं करेगा। इसलिए सुबह सब लोग सोते थे, रात में काम करते, क्योंकि राजा का कानून था। तो राजा ने खुद कानून बनाया, कोई विरोध नहीं कर सकता। आप कोई पालन ना करे तो राजा ने इसलिए कर दिया, राजा ने इसलिए कर दिया कि उसको जान से मार देंगे, फांसी दे देंगे। तो उसने कानून बनाया, कानून को लागू करवाया, प्लस अब कहता है कि कोई उसका उल्लंघन करे तो सजा भी मैं ही दूंगा, न्याय भी मैं ही करूंगा। तो राजा तीनों करता था। मांटेस्क्यू ने कहा कि ऐसा मत करो, जिस व्यक्ति को तुम चुन कर भेज रहे हो उसको ये तीनों ताकत दो ही मत, उसको तीनों में से कोई एक ही ताकत दो। उसने अवधारणा उसने क्या, उसने जो है 3 चीज की अवधारणा रखी। किसकी अवधारणा रखी? एक उसने अवधारणा रखी विधायिका। उसने क्या 3 चीजों की अवधारणा रखी। एक विधायिका की अवधारणा रखी। उसने कहा कि जिसको भी चुन के भेज रहे हो उसका केवल एक ही काम दो, या तो कानून बनाओ या तो कानून हटाओ, यही काम उनका दो, उससे सिवा कोई काम ही मत दो। लोगों ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई उसको एक ही काम होगा कि कानून बनाना होगा, कानून हटाना होगा। तो उन्होंने कहा पालन करवाएगा। उन्होंने कहा उसके लिए दूसरी संस्था होगी। बोला कौन दूसरी संस्था होगी? उसने कहा कार्यपालिका बनाओ। कार्यपालिका। अब लोगों ने कहा ये कार्यपालिका किस चिड़िया का नाम है, इसे किसे कहते हैं, ये कार्यपालिका होता क्या है? उसने कहा देखो, ये जो कार्यपालिका होगा ये इसमें के जो लोग होंगे ये 2 जगह से आएंगे, जो लोग होंगे वो 2 जगह से आएंगे। एक तो विधायिका की जो विधायिका है उसी के लोग इसमें आ जाएंगे। दूसरा जो आम जनता है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत योग्य है, वो भी आ सकते हैं। उसने कहा कार्यपालिका में 2 लोग रहेंगे। एक तो विधायिका के कुछ वो लोग जो बहुत योग्य है, जो वरिष्ठ है, जिन पर ज्यादा जानकारी है, भैया आप भी आ जाओ कार्यपालिका में। जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आम जनता है, वो भी आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। आप कैसे, जैसे मंत्री हो गए, ये हो गए मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे रक्षा मंत्री सारे आ गए, ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका में आ जाते हैं। शिक्षित लोग क्या होगा, जैसे कि डीएम हुए, एसडीएम हुए, कलेक्टर हो गए, ये क्या, ये कार्यपालिका के तो भाग ही है ना। सचिव हो गए, सेक्रेटरी, ये सब कार्यपालिका के भाग है। तो उन्होंने कहा कि इनको ऐसा लाओ, इनका ये काम होगा। फिर तीसरा उसने अवधारणा दिया न्यायपालिका का। अभी इन सबके बताता हूँ न्यायपालिका का।
उसने कहा कि राजा का काम होता था कोई गलती करे तो सजा देना। उसने कहा कि इनका इनका काम नहीं हुआ सजा देने का। सजा देने का काम किनका होगा? अलग संस्था बताओ, न्यायपालिका बनाओ। न्याय करना और सजा देना किसका काम होगा? न्यायपालिका का होगा। अब जरा समझो, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि कोई राजा था, उसका काम था कानून बनाना। कानून बनाने के लिए विधायिका बनाओ। ये कानून बनाएंगे, कानून को या हटाएंगे, बस इनका काम यही होगा, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि कार्यपालिका बनाओ। इनका काम होगा उस कानून को लागू करवाना। लागू करवाना इनका काम होगा। लागू करवाना इनका काम होगा। फिर उसने कहा न्यायपालिका बनाओ। यदि कोई उस नियम का कोई उल्लंघन करेगा तो सजा दिया जाएगा। यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है सजा दिया जाएगा। और न्याय करना, सजा देने का काम इनका होगा। तो लोगों ने कहा इससे क्या होगा? लोगों ने कहा इससे क्या होगा मॉन्टेस्क्यू? इससे तो कुछ होगा नहीं। उसने कहा इससे बहुत कुछ होगा। उसने कहा मॉन्टेस्क्यू ने इससे जो बहुत कुछ होगा। लोगों ने कहा कैसे क्या होगा? उसने कहा देखो, अगर आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्ति को बांट दोगे, पहले तो राजा ही सब कुछ था, राजा ही सर्वे सर्वा था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उसका पालन कराता था और दंड होने सजा वही देता था। तो राजा बहुत ताकतवर था। और तो मान लो राजा को मार पीट के हटा दिया, किसी इस व्यक्ति को अगर आपने रख दिया, किसी इस व्यक्ति को अगर आपने रख दिया, अगर इसको तीनों ये शक्ति दे दोगे तो भी राजा जैसा ही काम करेगा। वो किसी आम आदमी को जीने ही नहीं देगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये तीनों शक्ति दो ही मत, एक ही शक्ति दो। जैसे जो नेता होते हैं उनके पास एक ही शक्ति होती है, इसकी शक्ति नहीं होती है। और जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास एक ही शक्ति होती है, इसकी आमतौर पर अपवाद स्वरूप शक्ति नहीं होती है। तो कोई बहुत ज्यादा उग्र, बहुत ज्यादा तानाशाही नहीं होगा। तो मॉन्टेस्क्यू की उसी बात लोगों ने माना कि नियम बनाना, नियम को लागू कराना और कोई नियम का उल्लंघन करे तो सजा दे। ये तो लोगों को समझ में आ गया। तो फ्रांस ने इसको मान लिया, चलो ठीक है भाई, हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगा। विधायिका में लोगों का चुनाव होगा। इसमें जो है जो पढ़ लिख सके, आ सकते वो आएंगे, इसमें कुछ लोग वो आएंगे जो योग्य है। और न्यायपालिका में वकील होंगे, जज होंगे, ये सारे लोग आएंगे। यह मॉन्टेस्क्यू ने क्या शक्ति पृथक्करण की अवधारणा दी कि शक्ति को 3 भागों में बांटो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू आया, उसने विचारधारा दे दी, विचारधारा उसने क्या दे दी। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये सत्ता की, ये क्या एक तरह से शक्ति पृथक्करण है, एक तरह से क्या ये क्या शक्ति का पृथक्करण है, एक तरह से कह सकते हैं क्या ये जो है सत्ता की साझेदारी। ये जो है मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति का पृथक्करण दिखाया, एक तरह से क्या सत्ता की साझेदारी है। अब सवाल उठता है सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लेकिन आपका एनसीईआरटी और भी बहुत सारे, आपका जो एनसीईआरटी है और भी बहुत सारे कारण साझेदारी क्यों जरूरी है। क्योंकि मैंने तो एक शब्द में बता दिया, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर ना वो किसी को मार न दे कुछ, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और भी आ रहा है सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। अब वो उसके लिए वो कहानी की तरफ कहानी आ रहा कि आओ मैं तुमको 2 कहानी सुनाता हूँ, बैठो, इस तरह की चीजें बता रहा है। तो कहानी को मैं कहानी को समझाता हूँ, लेकिन समझाने से पहले ये जो मैंने लिखा है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप नोट बनाना चाहते हो, नोट बनाने के यदि आप इच्छुक हो तो आप नोट बना सकते हो। ठीक है, आप जो है नोट बना सकते हो। अब एनसीईआरटी कौन सी कहानी सुना रहा है? ये राजा या रानियों की कहानी नहीं सुना रहा है, अच्छी कहानी सुना रहा है। मैं आपको जो कहानी माध्यम से बता रहा हूँ वो उसको सुनो। और ये जो कहानी है ना, कोई नकली कहानी नहीं, सच्ची वाली कहानी है, यथार्थवादी कहानी, वास्तविक कहानी है। अब ये कहानी 2 देशों की कहानी है। एक कहानी है हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका, एक कहानी है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, एक कहानी है बेल्जियम, एक कहानी किसकी है? बेल्जियम। 2 देशों की कहानी है, एक है भाई श्रीलंका, एक है बेल्जियम। 2 देशों की क्या कहानी है? श्रीलंका और बेल्जियम, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी है। अब दोनों की क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले एनसीईआरटी ने जो इनका परिचय दिया है मैं आपको परिचय दूं। श्रीलंका जो है बहुत बड़ा नहीं है, आप मैप में देखते ही हैं, आबादी मुश्किल से 2 करोड़ से भी ज्यादा नहीं है। बेल्जियम जो है यह हमारे हरियाणा राज्य जितना बड़ा है। जो बेल्जियम है जो हरियाणा राज्य जितना ही बड़ा है, इससे बड़ा यह देश नहीं है। और इसकी आबादी जो है हरियाणा की आबादी की आधी है। अगर मान लें हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है तो इसकी आबादी 1 करोड़ है।
इस तरह की, यानी क्षेत्रफल में बेल्जियम जो है हरियाणा राज्य जितना बड़ा है, और आबादी से हरियाणा राज्य की आबादी जितना क्या आधा ही है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो है एशिया में है, ये जो है यूरोप में। अब जरा समझ लीजिए हुआ क्या कि जो श्रीलंका ये क्या है 1900 ये आजाद, क्योंकि ये भी गुलाम था, ये भी क्या गुलाम था, और ये क्या आजाद हुआ। जब आजाद हुआ इस देश में दो तरह के व्यक्ति थे, जैसे हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इस्लाम धर्म, शिया, सुन्नी, कुर्द, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। तो श्रीलंका में भी दो तरह के लोग थे। कौन थे? एक तो सिंघली थे, एक तो सिंघली थे, एक तो तमिली थे, तमिल सिंघली, एक तो श्रीलंकाई तमिल, दो लोग थे, एक श्रीलंकाई और एक तो सिंघली थे, एक श्रीलंकाई तमिलियन थे। अब तमिलियन थे इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा। देखिए, जो सिंघली थे वो मूल रूप से क्या श्रीलंका के एक तरह से क्या निवासी हैं, क्या एक तरह से क्या निवासी थे। और जो श्रीलंकाई तमिल हैं, ये जो तमिल थे, जब श्रीलंका जब गुलाम था तो वहां पर बगानों में, वहां पर कारखानों में, वहां पर काम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों को पकड़ के ले गया। कहां पर ले गया? श्रीलंका में ले गया। और जब श्रीलंका में ले गए तो किन लोगों को ले गए? तमिल के जो लोग थे ना, जो तमिलनाडु के जो लोग हैं, जब भारत भी गुलाम था, श्रीलंका भी गुलाम था, तो तमिलनाडु से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ के क्या श्रीलंका ले गए। किस लिए ले गए? काम करवाने के लिए। और वहां पर उनको सालों कई साल रखा। वहां जो एक बार गया वापस कभी नहीं आया, और जो लोग गए बाद में वहां पर शादी कर लिए, विवाह कर लिए, और उनके बच्चे में फिर उनके बच्चे में एक तरह के ये साल लोग गए। तो वो लोग क्या अब तो श्रीलंका हो गए, लेकिन अभी भी क्या वो किस तरह की भाषा बोलते हैं? वो तमिल भाषा बोलते हैं, और वो श्रीलंका हो गए। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हुआ। अब उस देश में दो लोग हैं, एक सिंघली है जो वहां के मूल निवासी हैं, एक श्रीलंकाई तमिल है जो कि अब वहां के वो भी मूल निवासी हैं, जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल में कई साल 200 साल पहले ही ले चला गया था। तो अब वहां के जो श्रीलंकाई तमिल है, ये जो लोग है ये तमिल भाषा बोलते हैं। अब जरा देख लीजिए, तो जो दो लोग अब वहां पर है, एक है सिंघली, जो दो लोग हैं, एक सिंघली जो सिंघली भाषा बोलते हैं, एक तमिल जो तमिल भाषा बोलते हैं। एक सिंघली भाषा बोलते हैं, एक तमिल भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका की ये कहानी। तो हुआ क्या 1948 में जब उनका देश हुआ, तो ये जो सिंघली है इनकी आबादी ज्यादा थी, और इनकी आबादी कम थी। इनकी आबादी क्या थी? कम थी। तो अब जरा सुनिए, 1948 में जब देश आजाद हुआ था, तो ये जो थे सिंघली लोग थे, इनकी आबादी ज्यादा थी और इनकी आबादी कम था। तो श्रीलंका में भी क्या लोकतंत्र आया, चुनाव हुआ, देश आजाद हुआ। तो जो सरकार बनी वो बहुमत के आधार पर बनी। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? इन लोगों का ही वोट मिला। तो वहां की जितनी भी सरकार आती थी, कोई भी काम करती थी, क्या करते थे? इन सिंघलियों के लिए ही करते थे। इन श्रीलंकाई तमिलियन के लिए कोई काम नहीं करते थे, बिल्कुल है। जो भी विकास काम है इनके लिए होता था, और इनके साथ होता था। इसके साथ साथ क्या होता था कि जो सरकार थी, पूरी जो सरकार थी श्रीलंका की, इनके ऊपर भाषा थोपा कि नहीं भाई, कि भाषा क्या थोपा कि जो भी पढ़ाई लिखाई होगा वो सिंघली भाषा में होगा, जो भी अखबार होंगे सिंघली भाषा में होंगे, जो भी रेडियो होगा सिंघली भाषा में होगा, जो भी बातचीत होंगे, जो भी सरकारी कामकाज होंगे, सब क्या होगा, वो जो होंगे किस तरह के भाषा में होंगे? सिंघली भाषा में होंगे, ना कि तमिल भाषा में। तो जो भी वहां पर सरकार आती थी, केवल सिंघलियों का ही काम करती थी, क्योंकि आबादी ज्यादा थी, और इनकी आबादी इतना ज्यादा थी कि एकजुट होने से इनको वोट मिल जाता था और सरकार बन जाती थी। ये वोट दे या ना दे तो भी सरकार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इससे क्या होता था कि जो भी सरकार आती थी, केवल इन्हीं का विकास करती थी, इन्हीं को विशेष ध्यान देती, इन्हीं को बढ़ा देती, इनके भाषा को, इनके धर्म को, इनके विकास को, इनके बच्चों को, सबको इनको एक तरह से बढ़ावा देती थी, और इनको एक तरह से नकार देती थी, अनदेखा कर देती थी। इनको बुरा लगने लगा, हम भी तुम्हारे देश के नागरिक, हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों? तो यह सरकार के सामने आवाज उठाते थे। शुरुआत में नरम आवाज उठाए, शांतिपूर्वक आवाज है, लेकिन सरकार ने अनदेखा कर दिया। फिर धीरे धीरे
आवाज उठाते गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आवाज उठाते गए, ये बात जो है आवाज उठाने तक क्या उग्र होता गया, गर्म होता गया, और उससे क्या होने लगा, सरकार और इन लोगों में आपस में टकराव होने लगा, एक गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, जब किसी देश की जनता और सरकार में किसी बात को लेकर काफी लंबे समय तक लड़ाई हो। जैसे मान लीजिए अपना यूपी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अब यूपी है अपना उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह सरकार से किसी चीज की मांग कर रही है, काफी लंबे समय से मांग कर रही है, और जो केंद्र में जो बैठी जो सरकार है वो इसको अनदेखा करे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और इन सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो जनता है और जो केंद्र सरकार है इनके बीच में किसी चीज की मांग चली है, और जो कि सरकार मान लो खारिज करी है, काफी लंबे समय से वाद विवाद हो रहा है, कहीं पर छुटपुट हिंसक घटनाएं हो रही है, आंदोलन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, अंतर की चीजें हो रहे हैं, काफी लंबे समय से लोग इसका मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इसका अनदेखा कर रही है और सरकार नहीं मान रही है, तब इसको क्या कहेंगे कि ये क्या भारत में एक तरह से गृह युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये यूपी की जो जनता है, ये जो भारत की जो जनता है, इंडिया में लिख दो, तो जो इंडिया के जो भारत के लोग हैं वो क्या केंद्र सरकार से मांग कर रही कि हमको ये चीज चाहिए, और केंद्र सरकार उसको खारिज कर दे रहे हैं, और बार बार लोग मांग कर रहे हैं, बार बार सरकार खारिज कर रही है, और ये काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, और सरकार खारिज करती जा रही है, करती जा रही है। तो इसको कहेंगे कि एक तरह से क्या ये गृह युद्ध है, एक तरह से क्या ये जो है गृह युद्ध है, गृह युद्ध है। ये क्या गृह युद्ध है, किसके बीच गृह युद्ध है, सरकार और जनता के बीच में गृह युद्ध है। तो गृह युद्ध होता है किसी देश के जनता और सरकार में, जब कोई सरकार उनकी बात नहीं मानती है और पूरी जनता वो चाहती है कि सरकार हमारी बात को माने, हमारी ये चीजें करे, और जब सरकार उसको अनदेखा करे तो कहेंगे क्या ये गृह युद्ध चल रहा है। तो उस समय क्या हुआ, 1948 देश आजाद हुआ, तो श्रीलंका क्या इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, तो भी अपने अधिकारों की मांग करती थी कि हमको भी अपनी भाषा में पढ़ने लिखने का अधिकार दो, तमिल भाषा में पढ़ने लिखने का अधिकार दो, बोलने का अधिकार दो, न्यूज़पेपर रेडियो हमारे भाषा में छपे, इस तरह की चीजें दो, और हमारा भी विकास की ओर ध्यान दिया है। सरकार ने कुछ नहीं दिया था, काफी लंबे समय तक इन्होंने विद्रोह किया, संघर्ष किया, सब कुछ किया, और सरकार हमेशा दबाती रही, खारिज करती रही। एक तरह से क्या श्रीलंका में गृह युद्ध सा माहौल छिड़ गया सरकार और जनता के बीच में कि हमारी मांगे पूरी की जाए। काफी लंबे समय सालों तक चला, खूब हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की जान जाए, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी मारे गए, सरकारी कर्मचारी को दफ्तरों को तोड़ा गया, जला गया, इस तरह की चीजें हुए। और ऐसा स्थिति हुआ कि लगा कि जो श्रीलंका है ये क्या 2 देशों में टूट के बिखर जाएगा, कि ये जो श्रीलंका है तमिल है ये अपना एक अलग देश बना लेंगे, और सिंगली जो लोग है अपना एक अलग देश बना लेंगे। इस तरह से देश टूटने के कगार पर आ गए। फिर बाद में बहुत आगे चल के क्या श्रीलंका को महसूस हुआ, फिर उन्होंने क्या गृह युद्ध किसे शांत किया और उनकी मांगों को मांगा। तो इस तरह से क्या श्रीलंका उस स्थिति को पहुंच गया था कि अब लगा क्या कि अब श्रीलंका जो है टूट जाएगा, अब श्रीलंका नहीं बचेगा। तो भैया श्रीलंका की स्थिति थी। अब चल लेते हैं बेल्जियम की क्या स्थिति थी। बेल्जियम की स्थिति क्या थी, अब बेल्जियम की स्थिति को जरा हम देख लेते हैं। देखिए बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में जो था, बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में जो था, बेल्जियम में 59% आबादी डच बोलती थी। क्या बोलती थी? डच बोलती थी। और जो थी डच बोलती थी, और 40% आबादी क्या फ्रेंच बोलती थी। जरा बात समझिएगा, बेल्जियम में क्या था कि 39% आबादी डच बोलती थी, और जो था 40% आबादी फ्रेंच बोलती थी, 1% आबादी किसी तरह की अन्य भाषा बोलती थी, अन्य भाषा बोलती थी। तो बेल्जियम क्या था, 59% आबादी जो है डच बोलती थी, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, और 1% जो थे अन्य आबादी वाले लोग थे। तो हुआ क्या कि ये जो बेल्जियम जो था उसमें क्या था, डच बोलने वाले आबादी थी, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी थी, 1% आबादी अन्य लोगों की इसमें थी। तो अब जो था कि ये जो 40% जो इनकी आबादी है, ये जो थे बेल्जियम में ये विकसित लोग थे, यानी ये 40% जो फ्रेंच आबादी है ये विकसित है, इनके पास संपत्ति था, पैसा था, घर था, विकसित है। उसकी तुलना में ये लोग कम विकसित है, ये कम विकसित है, ये लोग क्या कम विकसित है। तो अब हुआ क्या, जो बेल्जियम सरकार थी वो बेल्जियम सरकार अपने यहाँ विविधता को जानती थी कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है,
इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अलग भाषा बोलता है। तो बेल्जियम सरकार ने अपने यहाँ जब संविधान बनाया तो संविधान में 4 संशोधन का मतलब होता है बदलाव। जैसे कोई संविधान बन गया, अगर सरकार को लगता है कि संविधान में कुछ चीजें गलत हो गया, तो मानो संविधान में लगा कि ये चीज गलत हो गया, तो संशोधन करके उसको बदलाव करती है। क्या बदलाव करती है? तो बेल्जियम सरकार को लगा, तो बेल्जियम सरकार ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन केवल इस बार के लिए ही किए। बात जरा ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम सरकार ने जब संविधान बनाया तो अपने संविधान को 4 बार इस वजह से बदला, इस वजह से संशोधन किया कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जैसे डच बोलने वाले लोग हैं या फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, 1% जो अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सारे लोग संतुष्ट है कि नहीं है? क्या सभी लोग को जो उनकी जरूरत है, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य स्कूल भाषा धर्म जो कुछ भी है, क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? संविधान बनने के बाद उन्होंने 4 बार उन्होंने संशोधन किया, 4 बार उन्होंने सर्वे किया और इस तरह का प्रयास किया कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको किसी भी प्रकार का दुखी ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि बेगारेपन का महसूस ना हो कि इस देश में तो हमारे लिए कोई जगह ना हो। तो उन्होंने क्या 4 बार संशोधन किया और संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो देश है देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में डच जो है 59% है, फ्रेंच बोले 40% है, तो उन्होंने कहा हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे सरकारी कामकाज होंगे ये 2 भाषा बोलने में सबसे ज्यादा है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में क्या सरकारी काम होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, अगर सरकारी बैंक है तो सरकारी बैंक में जो भी कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वो डच में भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको फ्रेंच में भी लिखा हुआ मिलेगा। कोई लड़का स्कूल जाता है तो स्कूल में वो डच भाषा में पढ़ाई करना चाहता है कि फ्रेंच भाषा में पढ़ाई करना चाहता है, वो उनके उस बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, उनके माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। यानी सरकार ने कोई भाषा नहीं थोपा। उसके साथ सरकार ने ये कहा कि जितने भी सरकारी दफ्तर है वहाँ पर कोई भी सूचना लिखी जाएगी, डच में भी लिखी जाएगी, फ्रेंच में भी लिखी जाएगी, कोई भी एड्रेस रहेगा सरकारी, यानी सरकारी जितने भी कामकाज होंगे इन दोनों भाषाओं में होंगे, यानी इन दोनों भाषाओं में होंगे। और जनता को ये विकल्प दिया जाएगा कि आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हो, किस भाषा में काम करना चाहते हैं। यानी उन्होंने इस भाषा का पूरी ओर से उन्हें वजूद दिया। तो बेल्जियम सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ भाषा को समान रूप से महत्व दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हमारे यहाँ तो 59% लोग डच बोलते हैं इसलिए डच हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, हमारे यहाँ लोग डच ये करा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर छोड़ देते किस भाषा में पढ़ना, आप डच भाषा में पढ़ने चाहते हो, फ्रेंच में पढ़ना तो न्यूज़पेपर भाषा में छपेंगे, रेडियो भाषा में नहीं, हमारे देश में जितनी भाषा मिलेगा क्या मिलेगा। बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश में जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर उनको लगता था कि हमारा देश टूट सकता था, उन्होंने टूटने नहीं दिया और सबको एक साथ लेकर चला। उसके साथ सबको जो है भाषा के आधार पर धर्म के आधार में सत्ता में एक तरह से साझेदारी दी है। क्या किया, सत्ता में साझेदारी किया कि भाषा के आधार धर्म के आधार पर आप सत्ता में आओ। उन्होंने क्या एक तरह से साझेदारी किया। तो इससे क्या हुआ, जो बेल्जियम में कहीं भी क्या हिंसा नहीं हुई, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई, कहीं भी कोई भी विरोध नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका में खूब विरोध हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका है ये मात्र इतना छोटा सा देश है, इसकी आबादी शायद 2 करोड़ होगी, 2 करोड़। तो 2 करोड़ की आबादी थी और इतना छोटा सा देश था, लेकिन भाषा की वजह से किसी एक व्यक्ति को महत्व ना देने की वजह से किस तरह से ऐसा हो गया कि श्रीलंका का 2 देशों में टूट जाएगा। तो अब भारत की अगर बात करें तो भारत जो है इतना बड़ा और विशाल देश है। भारत की अगर बात करें तो भारत क्या इतना बड़ा और क्या इतना बड़ा और विशाल देश है। भारत की अगर बात करें तो भारत हमारा क्या इतना बड़ा इतना विशाल देश है। भारत में हिंदी बोलने वाले भी लोग हैं, तमिल बोलने वाले भी लोग हैं, तेलुगु कन्नड़ मराठी गुजराती बंगाली इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। तो सरकार ने उस समय सीखा कि अगर हम अपने देश का कोई राष्ट्रीय भाषा रख देंगे या हम अपने देश में किसी एक राष्ट्रीय भाषा को अगर हम प्रोत्साहन देंगे कि नहीं कि भारत में अधिकांश आबादी हिंदी बोलती है इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होगी, तो क्या होगा, अन्य जो भाषा के लोग हैं जैसे तमिल हुए, तेलुगु है, बंगाली हुए, ये क्या विरोध करेंगे, उनको लगेगा कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। एक तरह से गलत भी होगा
क्योंकि जब अगर हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा 100 हो जाएगी तो जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे। तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो पूर्वी इंडिया के लोग हैं, उनके लिए समस्या आएगी। जो केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, इनको, और जो पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ के लोग, उनको समस्या, वहाँ पर हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर लोग हिंदी नहीं बोलते, या वहाँ पर लोग हिंदी नहीं जानते, वहाँ पर उनकी मातृभाषा चलती है। तो हमारी सरकार ने भी इस बात को समझा और सरकार ने क्या किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा उन्होंने दिया। भारत ने केवल 3 भाषा को ही मुख्य रूप से दर्जा दिया। एक, भारत सरकार ने भी इसको देखते हुए क्या किया अपने देश में, भारत सरकार ने अपने यहाँ केवल 3 भाषा को एक तरह से ही दर्जा दिया। किन 3 भाषा को? एक स्थानीय भाषा को दर्जा दिया, एक स्थानीय भाषा को क्या दर्जा दिया, एक स्थानीय भाषा को एक सरकार ने हमारे देश में क्या स्थानीय भाषा को दर्जा दिया। हर राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने यह अधिकार दिया है कि आप अपने राज्य में जो भी सरकारी कामकाज हो वो किस भाषा में हो, हिंदी में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, बंगाली में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, या अन्य किसी भाषा में हो, किस भाषा में अपने राज्य का सरकारी कार्यालय चले, हिंदी में कि तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, अन्य किस भाषा में हो, वो उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। कि यानी हर राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि अपने यहाँ जितने भी सरकारी कार्यालय, बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, किस भाषा में उसको चलाना चाहती है, वह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप उसको उस भाषा में उसको आप चला सकते हो। वो आपके ऊपर है, सरकार उस पर थोपेगी नहीं कि आप अपने राज्य का जो भी सरकारी दफ्तर है क्यों इस भाषा में चला रहे हो। सरकार बिल्कुल नहीं रोको, वो आपके ऊपर अधिकार है। आपको अपना एक स्थानीय भाषा आप ले सकते हो, स्थानीय भाषा क्या आप जो है ले सकते हो, एक स्थानीय भाषा आप ले सकते हो। फिर दूसरी उन्होंने स्थानीय भाषा अंग्रेजी को दिया, फिर दूसरी उन्होंने अंग्रेजी भाषा दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में रहता हो, चाहे तमिलनाडु में रहता है, चाहे गुजरात में रहता हो, चाहे कश्मीर में रहता हो, भारत का हर व्यक्ति टूटी फूटी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर कर्नाटक में रहता है तो उसको भले ही हिंदी ना आए लेकिन उसको टूटी फूटी अंग्रेजी आती होगी। कोई व्यक्ति यदि बिहार में रहता है उसको भले ही अगर उसको जो है तमिल ना आए लेकिन उस व्यक्ति को टूटी फूटी जो है अंग्रेजी आती होगी। तो भारत का हर राज्य में हर व्यक्ति टूटी फूटी कुछ ना कुछ अंग्रेजी जानता है। उन्होंने दूसरे कहा कि जितने भी सरकारी काम हो आप प्रयास कीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा में, यानी कुछ भी लिखा हो अगर आपकी स्थानीय भाषा में लिखे तो साथ में अंग्रेजी भाषा में भी क्या वो चीजें हो। और तीसरी जो भाषा उसके बाद उन्होंने रखा वो हिंदी को रखा, और तीसरी जो भाषा उन्होंने राज्यों को सौंपा वो हिंदी सौंपा। ये हिंदी को उन्होंने सौंपा, थोपा नहीं, ये बात याद रखिएगा। हिंदी को उन्होंने थोपा नहीं, केवल सौंपा का मतलब तो अब तीसरी भाषा जो आपने राज्य में कोई भी सरकारी काम हो ये हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे हिंदी में हमारा सरकारी काम काज करवाओ, नहीं चाहते हो तो आप हटा सकते नहीं कि हमारे यहाँ तो 2 ही भाषा चलेगा, हमारे यहाँ केवल बंगाली चलेगा और इंग्लिश चलेगा, हम हिंदी को नहीं मानेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको लगता है केवल हम जो है गुजराती करेंगे और इंग्लिश करेंगे, आपको हिंदी नहीं मत मानो। आपको लगता है केवल जो है हम हिंदी को मानेंगे, इंग्लिश को मानेंगे और कोई भाषा नहीं माने, आपके ऊपर है। सरकार ने कहा 3 भाषा, एक स्थानीय भाषा कोई भी आप ले सकते हो, एक इंग्लिश ले सकते हो और हिंदी आपके ऊपर विकल्प है, थोपा नहीं विकल्प है। लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते मत लो। तो उत्तर भारत के जो अधिकांश राज्य है ये 2 भाषा को लेकर चलते हैं। अधिकांश भाषा ले चलते हैं इंग्लिश, एक भाषा ले चलते हैं हिंदी, एक भाषा इंग्लिश ले चलते हैं, एक हिंदी ले चलते हैं। और कुछ ऐसे राज्य थोड़ा बहुत उर्दू को ले लेते हैं, जैसे कुछ रेलवे स्टेशन से कहीं पर थोड़ा बहुत उर्दू लिखा जाता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होती है, जैसे यूपी बिहार में, थोड़ा कुछ सरकार वहाँ पर उर्दू भाषा में कुछ लिखवा देती है, जैसे उस रेलवे स्टेशन नाम उर्दू में हो जाना, इस तरह की चीजें सरकार लिखवा देती है। तो इस तरह की 2 भाषाएं को लिख चलती है।
तो हमारे यहाँ भी हमने जानते थे कि अगर हम भी अपने यहाँ पर एक भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे, एक भाषा को प्रोत्साहन देंगे और ये कर देंगे कि कोई व्यक्ति एक ही भाषा पढ़ सकता है, एक ही भाषा लिख सकता है, एक ही भाषा में बोल सकता है, तो देश क्या, हमारे देश भी कई भागों में क्या टूटने की संभावना थी। इसलिए क्या हमने ऐसा नहीं किया, जो कि श्रीलंका टूटने के कगार पर आ गया था। तो हमने क्या हर राज्य को यह अधिकार दिया है, ठीक है। इसलिए हमने अपने देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमने नहीं रखा। हमारे देश का कोई भी नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने इस वजह से हम अपने देश को रखा ताकि हमारे देश टूटे ना, और हमने अपने देश में 3 भाषा को मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया। और यह जो 3 भाषा ये हमने थोपा नहीं, केवल विकल्प दिया आपके ऊपर, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आप इसे जान सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी इस वजह जरूरी है। तो बेल्जियम में और श्रीलंका में जो सत्ता चाहिए था, किस वजह चाहिए था, वो भाषा के आधार पर चाहिए था। किस वजह चाहिए था, भाषा के आधार पर चाहिए था। और धर्म के आधार पर चाहिए था। किस वजह चाहिए था, भाषा और धर्म के आधार पर। क्योंकि भाषा के आधार पर ये जो देश थे ये टूटने पे चले आए श्रीलंका। और श्रीलंका में श्रीलंका में धर्म भी एक मुद्दा रहा। श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध थे। श्रीलंका में जब भाषा के आधार पे तमिल और सिंगली भाषा के आधार पे देश टूटा, तो भाषा के आधार पर भी देश टूटने लगा। क्योंकि उस समय जो सरकार थी किसी एक धर्म या एक भाषा पर विशेष रूप से फोकस कर रही थी, जबकि यहाँ की सरकार भी जो थी, केवल यहाँ की जो सरकार थी बीजेपी के, उसने भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया। भेदभाव बिल्कुल नहीं। उसने जनता को ऊपर छोड़ दिया कि आपके ऊपर है कि आप किस भाषा में बोलना पढ़ना काम करना चाहिए या किस धर्म को मानना। सरकार ना तो किसी धर्म को मानेगा, ना तो किसी भाषा को मानेगा। मानेगा तो सबको समान रूप से मानेगा, नहीं तो किसी को नहीं मानेगा। और दूसरा, हमने अपने देश में, भारत में, हमने धर्म के आधार पर भी हमने किया। भारत में हमने इस चीज से सीखते हुए भारत ने अपने धर्म के आधार पर भी ये नीति अपनाई। भारत का जैसे भारत है, हर देश का अपना क्या एक धर्म है। जैसे पाकिस्तान है उसका धर्म इस्लाम, सऊदी अरब है उसका धर्म इस्लाम, चीन है उसका धर्म बौद्ध धर्म। लेकिन भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर भारत का कोई क्या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत ने स्पष्ट कहा कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हम किसी भी धर्म को हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे। मानेंगे तो सभी धर्म को मानेंगे, नहीं तो किसी धर्म को नहीं मानेंगे। अगर हम किसी भी धर्म के विकास पर, जैसे मंदिर हुआ उसके परिसर को साफ सफाई या डोनेशन देना, विकास के लिए अगर पैसा देंगे तो सभी धर्मों को देंगे। यानी अगर हम मंदिर को अगर हम पैसा देंगे कुछ कार्य के लिए, तो हम मस्जिद को भी देंगे, चर्च को भी देंगे, अन्य गुरुद्वारे को भी देंगे, गुरुद्वारे को भी हम देंगे। आज सरकार वास्तव में देती है, अगर मंदिरों को देती है तो मस्जिदों को भी देती है। क्योंकि अगर मस्जिदों को ना दे तो उनको लगेगा यार ये तो सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। और जब गलत कर रही है तो जब चुनाव होगा तो उसको क्या करेंगे, जनता वोट ही ये लोग नहीं देंगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए जब कोई सरकार अगर कोई मंदिर को कोई दान भी देना चाहती है, कोई सहयोग भी देना चाहती है, तो सरकार क्या सबको देती है। मंदिरों को भी, मस्जिदों को भी, चर्च को भी, गुरुद्वारों को भी, अन्य चीजों को भी सरकार जो है देती। तो हमने अपने यहाँ का भी क्या इससे सीखते हुए हमने अपने देश का क्या कोई भी हमने क्या ना तो राष्ट्रीय भाषा हमने रखा है, ना तो कोई राष्ट्रीय धर्म रखा है। हम इसमें पंथ निरपेक्ष है कि हम सभी धर्मों को मानेंगे, सभी भाषाओं को मानेंगे और सबको हम बढ़ावा देंगे, ना कि केवल किसी एक धर्म का, किसी एक भाषा को। इस बात का विशेष प्रावधान किया। और इसके साथ आप ये जान लीजिए, इसके साथ साथ हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया। अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम हो। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, अब 100 में से मान लीजिए 80 हिंदू हैं, 80 हिंदू हैं, 12 मुस्लिम है, 8 मान लीजिए 12 मुस्लिम है, तो मान लीजिए 4 जो है बौद्ध हैं, 2 ईसाई हैं और 2 जैन है, मान लीजिए इस तरह के है। तो इसमें सबसे आबादी किसकी है, हिंदू की है। तो हिंदू क्या हुआ, बहुसंख्यक हो गया। और अगर हमारे देश में यदि वोट पड़ता है तो इनकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो सरकार क्यों हिंदू के दर पर बढ़ेगी। तो अगर सरकार क्यों हिंदू के दर पर बढ़ेगी, क्या इनका विकास के लिए कोई कार्य करेगी। वो तो कहेगा तुम्हारी आबादी मुट्ठी भर है, तुम वोट दो या ना दो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इनके लिए कोई विकास का काम करेगी, नहीं। तो इनको क्या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और इस तरह से कुछ प्रावधान किया गया है कि भारत में इनका भी विकास हो सके,
इनका भी विकास हो सके, इनका भी हो सके, इनका भी हो सके, यानी मुस्लिमों का भी हो सके, बौद्धों का भी हो सके, सिखों का भी हो सके, जैनों का भी हो सके, सबका विकास हो सके, ना कि केवल इनका। यानी जो सरकार बने, कोई भी कार्य करे तो समुच्चय भारत के लिए करे, पूरे लोगों के लिए करे, ना कि केवल किसी एक व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारे यहाँ भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे अल्पसंख्यकों का लोगों को दर्जा दिया है कि आप अल्पसंख्यक है, आपकी भाषा बहुत कम है। हो सकता है जिनके पास ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, कोई पार्टी उनसे वोट मांगे और सरकार बन जाए तो उस भाषा के लोग के लिए विकास करे, आपके लिए ना करे। जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हमारे जो हिंदी बोलते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, किसी को वोट मिल जाए वो केंद्र में सरकार बना ले रहा है, और जो गैर हिंदी भाषी जो हिंदी नहीं बोलते सरकार उनके लिए काम ना करे, तो उनको भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए विकास के लिए। मान लीजिए कोई हिंदू है, ये क्या है, बहुसंख्यक है, मान लीजिए किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, हिंदू के दम पे बनती है, मुस्लिमों के लिए कोई विकास न करे, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए कोई कार्य न करे, उनको धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, उनके लिए कुछ विकास की बात की गई है। तो हमारे देश में अल्पसंख्यक की भी कुछ बात किए गए, कुछ प्रावधान किए गए, कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनको कुछ सुरक्षा दी जाती है। धर्म के आधार पर है, फिर जाति के आधार पर भी है। जाति के आधार पर जैसे कि हरिजन हो गया, उनको भी कुछ अल्पसंख्यक की तरफ से उनको भी कुछ विशेष अधिकार आमतौर पर दिया गया, अल्पसंख्यक नहीं लेकिन उनको एक तरह से उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है ताकि उनका शोषण ना हो सके। तो सरकार ने इस तरह की चीजें अपनाई हैं और इस तरह सत्ता में भागीदारी दिया, एक तरह से क्या सत्ता में भागीदारी दिया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं सत्ता में भागीदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे तो ये आपस में टकराव करेंगे, गृह युद्ध होगा और हो सकता है कि ये सारे लोग देश से बाहर होने की कोशिश करें या देश में विखंडित होने का संभावना रहती है। क्योंकि अगर इन सबका ध्यान नहीं देंगे तो सीधे कहेंगे कि भाई अगर हमारे यहाँ आपके देश में कोई जगह नहीं है, हम आपके देश में नहीं रहना चाहेंगे, हम अपना खुद का एक देश बनाना चाहेंगे। इस तरह की चीजें से क्या होता है, देश टूटने लगता है। और अब किसी भी स्थिति पे भारत का संविधान किसी भी सरकार को यह मंजूरी नहीं देती है कि भारत का विखंडन हो, अखंडता हमेशा बनी रहे। इसके लिए हमने क्या किया, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से सीखा और हमने क्या सभी पंथ निरपेक्ष को हमने अपनाया, सेकुलरिज्म को हमने अपनाया। अब आप बताइए कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आया। तो सत्ता की साझेदारी में इतनी ही थी कि सत्ता की साझेदारी क्यों। तो ये जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।